और आइए आज चाय पर चर्चा की शुरुआत बल, बुद्धि और विद्या के दाता हनुमान जी से करते हैं, क्योंकि कल उनकी जयंती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और वीर बजरंगी से शुभता की कामना करते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को अंजनी पुत्र का जन्म हुआ था। शुभ संयोग वैसे ये भी है कि इस बार हनुमान जयंती मंगलवार को ही पड़ रही है और इस शुभ घड़ी में भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने का, उनके पूजन अर्चन का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। आ रही है शुभ घड़ी। महाबली हनुमान के जन्मोत्सव पर भक्तों को मिलने जा रहा है संकटों को दूर करने का अचूक उपाय। रामलला के प्रिय, करुणा के सागर, संकट मोचक अंजनी के नंदन करेंगे भक्तों के सभी संकटों का संहार। हनुमान जयंती की पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल यानी कल सुबह 3:25 से शुरू होगी और तिथि का समापन 24 अप्रैल बुधवार को सुबह 5:18 पर होगा। हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वो एक तो पूर्णिमा तिथि है, अपने आप में बड़ी मूल्यवान है। दूसरे चैत्र का महीना है, अपने आप में बड़ा कीमती है। तो चैत्र का महीना और पूर्णिमा तिथि, इसका संयोग होने की वजह से इस दिन विशेष तरह के प्रयोग करके हम सब अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं। हनुमान जयंती पर कुछ खास संयोग बनने जा रहे हैं। दरअसल हनुमान जयंती मंगलवार के दिन ही पड़ रही है। साथ ही इस दिन हनुमान जयंती, चित्रा नक्षत्र और वज्र योग का संयोग बनने जा रहा है। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर उनकी विशेष पूजा उपासना की जाती है ताकि उनकी कृपा हमारे जीवन में आ सके और ऐसा करके हम अपने जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर कर सकते हैं। जानकारों के अनुसार अभिजीत मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा अर्चना का विशेष लाभ मिलता है। अभिजीत मुहूर्त 23 अप्रैल यानी कल सुबह 11:53 से शुरू होगा और समापन दोपहर 12:46 पर होगा। चित्रा नक्षत्र 22 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगा और समापन 23 अप्रैल को रात 10:32 पर होगा। वज्र योग 23 अप्रैल को सुबह 4:29 पर शुरू होगा और समापन 24 अप्रैल को सुबह 4:57 पर होगा। अब वीर बजरंगी की पूजा उपासना का विधान भी समझ लीजिए। उत्तर पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा रखें, फिर उसके बाद हनुमान जी के साथ श्री राम के चित्र की स्थापना करें। साथ ही हनुमान जी को लाल और श्री राम को पीले फूल चढ़ाएं। हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और तुलसी भी अर्पित करें। भगवान राम का मंत्र है ओम राम रामाय नमः। पहले भगवान राम के मंत्र का जप करें, क्योंकि बिना श्री राम की पूजा के अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो पूजा निष्फल हो जाएगी। तो पहले भगवान राम के मंत्र का जप करें और फिर हनुमान जी के मंत्र का जप करें। ओम हं हनुमते नमः। मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से तमाम संकटों का नाश होता है, सेहत, संपत्ति और शुभता का संचार होता है। लिहाजा हनुमान जयंती पर अपने आराध्य को प्रसन्न कर भक्त अपनी तमाम मनोकामनाएं पूरी कर लेना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव का उत्साह है। तमाम मंदिरों में भव्य उत्साह की तैयारी चल रही है। राजधानी की कनॉट प्लेस में मौजूद प्राचीन हनुमान मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। यहाँ विशेष रंगोली भी बनाई जा रही है। सुबह 3 बजे तक सजावट का काम चलेगा ताकि जब श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे तो उनकी भक्ति में ये फूल उत्साह की सुगंध घोल दे।
इस वक्त हम आ गए हैं दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में। किस तरीके की तैयारियां चल रही है हनुमान जयंती को लेकर, उसी का जायजा लेने के लिए आप देख सकते हैं इस वक्त तैयारियां शुरू हो चुकी है। मंदिर की जो सजावट का कार्य है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको फूल ही फूल दिखेंगे, कहीं जगह आपको आर्टिफिशियल फूल दिखेंगे तो कहीं आपको रियल आपको फूल दिखेंगे। अभी हमारा आर्टिफिशियल फूल का काम चल रहा है, गर्मी है, नेचुरल फूल हम जो है रात को लगाना शुरू करेंगे, जिसे गर्मी बहुत ज्यादा है तो फूल जल्दी सूख सकते हैं। जल्दी सूख सकते हैं, इसलिए नेचुरल फूल का काम हम रात को ही करेंगे। रात को होंगे। और अभी तक लगभग कितनी तैयारियां हो गई है, अभी क्या काम कर रहे हो? अभी तो हम जो मंदिर का पैसेज वाला रास्ता है उसकी तैयारी चल रही है आर्टिफिशियल से। बाकी ये रंगोली के लिए हम पत्ती काट कर रखेंगे, इसको बर्फ लगा कर। सुबह के 4 बजे तक यहाँ पे मंदिर की जो जितनी भी सजावट का काम है वो लगभग पूरा हो जाएगा। शुभ मुहूर्त सुबह 3 बजे के बाद से है, तो यहाँ की जितनी भी लोग हैं जो तैयारियां करने में लगे हुए मंदिर को लेकर, उन सबको यह आदेश दिए गए हैं कि सुबह 3 बजे तक सारे जितने भी मंदिर के तैयारियों के काम है वो लगभग पूरे हो जाने चाहिए। मंदिर में जितनी भी सजावट का काम है, चाहे वो भवन के अंदर हो या भवन के बाहर का काम हो, वो लगभग सुबह 3 बजे तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि 3 बजे के बाद हनुमान जयंती का मुहूर्त है। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत शुभ माना जाता है कि हनुमान जयंती अगर मंगलवार या शनिवार को पड़े। और आप देख सकते हैं कि कल मंगलवार का ही दिन है जिस दिन हनुमान जयंती पड़ रही है। राम भक्तों में काफी उत्साह है इस दिन को लेकर, और जोरों शोरों से मंदिर के अंदर की बात करें या बाहर की बात करें, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। कैमरा पर्सन राजा कुमार के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। रामनवमी के ठीक 6 दिन बाद हनुमान जयंती मनाने की परंपरा है, लेकिन इस बार हनुमान जयंती अत्यंत शुभ मानी जा रही है। आपको बता दें, दरअसल इस बार हनुमान जयंती मंगलवार यानी कि 23 अप्रैल 2024 को पड़ रही है, और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में मुंबई में हनुमान जयंती को लेकर क्या तैयारियां हैं, मुंबई में कहां चल रही है हनुमान जयंती की तैयारियां, आइए आपको दिखाते हैं। देश भर में हनुमान जयंती का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के घाटकोपर इलाके में। सबसे पहले आपको बजरंग बली जी का दर्शन कराते हैं। जी हां, आप सर्वप्रथम सीधे दर्शन करिए श्री हनुमान का। देखिए, आपको बताएं कि इस जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं, इस मंडल का नाम है बाल गोपाल हनुमान मंदिर। और सबसे खासियत बात यह है यहाँ के बजरंग बली की कि चांदी से बजरंग बली जी की इस मूर्त को तैयार किया गया है। तकरीबन 60 साल पुरानी ये मंदिर है, और घाटकोपर की एकमात्र ऐसी मंदिर है जिसे इच्छापूर्ति मंदिर भी कहा जाता है। लोग अपनी मिन्नतें यहाँ लेकर आते हैं और पूरी होते हैं। क्या बच्चे कब से खड़े हो? चलिए आपसे सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कदम। अनिल जी, ये बताएं कि 60 साल पुरानी ये मंदिर है, क्या इतिहास रहा है? इसका इतिहास बोलेगा तो ये जो हनुमान जी है वो ज़्यादा करके आदमी की जो भी मन्नत रहेगी वो पूरी करते हैं। इसके लिए यहाँ पे बहुत गर्दी भी रहती है, शनिवार मंगलवार, और हनुमान जयंती में तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन रहती है। कल को लेके तैयारी, कल सुबह हनुमान जी का 6 बजे जन्मोत्सव है। उसके बाद फिर दोपहर को पालकी है, शाम को वापस पालकी, दोपहर से रात तक 10 बजे तक चलेगी पालकी। फिर परसों के दिन सत्यनारायण महापूजा है, बाद में भंडारा है, महाप्रसाद का लाभ है सबके लिए। हनुमान जी सबसे बड़े सेवक हैं जो कलयुग के भगवान माने जाते हैं। कलयुग में इनको विशेष रूप दिया गया कि कलयुग के भगवान है, इसलिए इनके हर एक संपुट, हर एक चौपाई में वो बातें लिखी रहती है। और जहाँ पे आप इस मंदिर के बैनर में देखेंगे 60 वर्ष हो चुके हैं। इस मंदिर के बैनर में एक बात बहुत बढ़िया लिखा है कि संकट कटे मिटे सब पीरा। तो जो भी जिसकी भी जो समस्या होती है, जो भी संकट होता है, तो इस हनुमान मंदिर में वो संकट को मिट जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर अयोध्या से। जब से रामलला की नए मंदिर स्थापना हुई है, लाखों की संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। इनमें से कोई देश से है तो कोई विदेश से। प्रभु श्री राम अपने सभी भक्तों को दिव्य दर्शन दे रहे हैं। हर रोज 1 लाख से ज्यादा राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, और 22 जनवरी से अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा भक्त राम नगरी के दर्शन कर चुके हैं। जब से अयोध्या में रामलला का नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है,
लाखों की संख्या में भक्त रोज दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। देश ही नहीं विदेशों से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे ही 28 देशों के 88 लोगों का दल भगवान श्री राम के दर्शन के लिए राम नगरी पहुंचा तो भाव विभोर हो गए लोग। सौभाग्य है यहाँ आए हैं राम बाबा की धरती पे और हमें आरती का मौका मिला यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लगा। मैं मकाऊ से आई हूँ और हम लोगों ने जब यहाँ पे जल प्रवेश हुआ था तभी भी वहाँ का जल लेके आए थे, यहाँ पे वो भूमि पे लगाया था, तो बहुत ही हम लोग को अच्छा लगा है यहाँ पे आके। नेपाल बहुत गर्वान्वित है। नेपाल के राम जी तो नेपाल के जवाई भी है, इसलिए नेपाल बहुत गर्वान्वित है। और जिस मंदिर में हम दर्शन करने के लिए नेपाल के सारे पत्रकार दोस्तों से हम आए हैं, सार्क जर्नलिस्ट फोरम को प्रतिनिधित्व करते हुए आप लोगों के लिए शुभकामना देते हुए जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने भी कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन के लिए भव्य मंदिर में आ चुके हैं और हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग राम की नगरी में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात लगभग 1.5 करोड़ क्विंटल अब तक अयोध्या में आकर भगवान के दर्शन कर चुके हैं। अभी मंदिर का केवल ग्राउंड फ्लोर ही पूरा हुआ है, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। पहले फ्लोर का काम चल रहा है। मंदिर के चारों ओर 14 फीट चौड़ी सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। इस दीवार को मंदिर का परकोटा कहा जाता है। मंदिर 3 मंजिला होगा। मंदिर निर्माण और कई प्रोजेक्ट में अभी और वक्त लग सकता है, लेकिन उम्मीद है कि पहली और दूसरी मंजिल दिसंबर 2024 तक पूरी हो जाएगी। इस परकोटे में 6 मंदिर बनेंगे और ये भी पत्थरों का बनेगा, छायादार होगा, सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी। मंदिर परिसर में भगवान राम के मंदिर के साथ ही 7 और मंदिर भी बनाए जा रहे हैं, जो लोगों को सीधे त्रेता युग से जुड़ाव महसूस कराएंगे। मंदिर में पर्यावरण, जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यही नहीं, मंदिर में कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप भी देखने को मिलेगा। पर रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। 29 जून से इस साल की अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां भी की जा रही है। बाबा बर्फानी तक जाने वाले रास्तों पर से बर्फ हटाई जा रही है, रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। यात्रा रूट पर जगह जगह जेसीबी की मदद से बर्फ हटाई जा रही है और इस बार पहली बार होगा जब अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट पूरी तरह 5G फाइबर नेटवर्क से लैस होंगे। ये अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की तस्वीर है। 29 जून से चलने वाली ये यात्रा 50 दिन तक चलेगी। जाहिर है, इस यात्रा को लेकर जहां एक और भक्तों का जोश हाई है, वहीं प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए तारीखों की ऐलान कर दी गई है। 29 जून से 19 अगस्त तक करीब 50 दिन तक इस साल की अमरनाथ यात्रा चलेगी। बाबा अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन के सामने इस साल दोहरी चुनौती है। दरअसल सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर भी तैयारियां की जानी हैं। बहरहाल प्रशासन ने अभी से अपनी कमर कस ली है और तैयारियों में जुट गया है। जहां देश में एक तरफ आम चुनाव हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं सितंबर से पहले, उस बीच पूरी तरह से जम्मू कश्मीर सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। इस यात्रा को जम्मू कश्मीर सरकार और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से आयोजित किया जाता है।
बता दें कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने तीर्थ यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत यात्रियों का पंजीकरण 15 तारीख से पीएनबी, यस बैंक, एसबीआई और जम्मू कश्मीर बैंक की देश भर में मौजूद 540 शाखाओं में हो रहा है। 6 सप्ताह से ज्यादा की गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा की अनुमति नहीं है। वहीं 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमरनाथ की यात्रा के लिए 2 प्रमुख रास्तों पर प्रशासन ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। बाबा बर्फानी के दर्शन की यात्रा में चाहे जितनी चुनौतियां हों, पर प्रशासन की तैयारियों से सब कुछ आसान हो जाता है। फिर बाबा के भक्तों की फौज के हौसले के आगे हर मुश्किल की बर्फ खुद ब खुद पिघल जाती है। अमरनाथ गुफा की ओर 2 प्रमुख रास्ते जाते हैं, एक पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक और दूसरा रास्ता सोनमर्ग बालटाल से अमरनाथ गुफा तक। ये दोनों रास्ते बर्फ से गिरे हुए हैं। इन दोनों रास्तों पर फिलहाल प्रशासन ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया है, जिसमें करीब 15 दिन लगेंगे। उसके बाद रास्तों और अमरनाथ यात्रियों के लिए दूसरी तरह की सुविधाएं 29 जून से पहले तैयार की जाएंगी। बालटाल से माजिद फारूक के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफ वानी, श्रीनगर से। चलिए अब खबर मौसम से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि देश में अलग अलग जगहों पर मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं मौसम के तेवर गर्म है तो कहीं पर नरम भी है। मौसम विभाग ने यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा समेत राज्यों में अगले 4-5 दिनों तक हीट वेव चलने की आशंका जताई है। ऐसे में ओडिशा में 25 अप्रैल से स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। अप्रैल के महीने तक आते आते देश में जहां गर्मी पूरे तेवर दिखाना शुरू कर देती है, वहीं आलम यह है कि लोग कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश, ठंडी हवा और पहाड़ों पर बर्फबारी को देख रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा समेत कई और राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक हीट वेव का पूर्वानुमान दिया है। ऐसे में खास तौर से ओडिशा सरकार ने तो 25 अप्रैल से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। तब टेम्परेचर यहाँ पे बहुत बढ़ गया है भुवनेश्वर पे, इसी कारण हम बाहर भी नहीं निकल सकते हैं और अगर हम बाहर भी जाते हैं तो साथ में कुछ वाटर बोतल और ये अम्ब्रेला ये सब लेके जाते हैं, वरना हमको दिक्कत होगी। और यहाँ पे ज्यादा धूप की वजह से कोई बाहर भी मतलब निकलना भी मुश्किल है। वो पानी बहुत सारा पी रहे हैं और बाकी धूप को देख के निकल नहीं रहे, 4-5 बजे बाहर निकल रहे। अभी जब काम का जरूरत काम है तो निकलना तो पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग पानी लाते हैं, कपड़ा ला के माथा में डालते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पूर्वी भारत में तापमान 44 डिग्री या उससे ऊपर भी पहुंच सकता है, जबकि दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहने का अनुमान है। हालांकि इस बीच बारिश भी हो सकती है यहाँ। इसके साथ ही यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में अगले 4 से 5 दिनों तक हीट वेव चल सकती है। जहां पूर्वी भारत में चुभती जलती गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में 22 अप्रैल की तड़के सुबह झमाझम बारिश हुई। इस दौरान तेज हवाओं के चलने से गर्म मौसम का मिजाज ही बदल गया। अगले 2 दिनों तक राजधानी के लोगों को हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं के चलते गर्मी से थोड़ी राहत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन बुधवार से ही पारा 40 डिग्री पार पहुंचने की पूरी संभावना है। इस वक्त की हम बात करें तो इस वक्त हम मौजूद है कर्तव्य पथ पर। दिल्ली के कुछ इलाकों में सुबह हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान में थोड़ी सी गिरावट है और उसी की वजह से इस वक्त इंडिया गेट पर लोग घूमने फिरने के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि गर्मी का एहसास थोड़ा सा कम है। बेशक तेज धूप है, लेकिन गर्मी से फिर भी राहत है, हवा चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज बारिश हो जाने से दिल्ली और आसपास न्यूनतम तापमान 24 डिग्री पर आ गया। 23 अप्रैल को दिल्ली के न्यूनतम तापमान में 1 पॉइंट की गिरावट आ सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान में 1 पॉइंट की बढ़त हो सकती है। 24 अप्रैल से 26 अप्रैल के दरमियान अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंच सकता है। हालांकि 25 अप्रैल और 27 अप्रैल को तेज हवाओं की गतिविधियां बनती दिख रही हैं। यानी अप्रैल के आखिर तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवाएं
चलती रहेंगी। मौसम का बदलता रूप ऊंचे पहाड़ों पर भी नजर आ रहा है। खास तौर से पश्चिमी हिमालय पर एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, जिससे कई राज्यों के मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। श्रीनगर लद्दाख मार्ग और जोजिला टॉप पर भी ताजा बर्फबारी की खबरें हैं। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में गर्मी से कुछ राहत है। पहाड़ों पर बर्फबारी इस बार हैरान कर रही, वहीं बाकी भारत में हीट वेव लोगों की मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार है। यानी मौसम की ये गुगली फिलहाल लोगों को हैरान कर रही है। हालांकि गर्म मौसम में नरम तेवर ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत जिन जगहों पर मौसम मेहरबान है, लोग उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पश्चिम बंगाल के फेमस हिल स्टेशन दार्जिलिंग में मौसम कूल बना हुआ है। मैदानी इलाकों में जहां तपिश बढ़ी है, वहीं दार्जिलिंग में मौसम ठंडा होने की वजह से पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। दार्जिलिंग का आलम तो यह है कि वहां अभी भी लोग स्वेटर और शॉल में आपको नजर आ जाएंगे। ठंड के बावजूद वहां रात में बाजार गुलजार रहते हैं और इन गुलजार बाजारों में सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, कुछ लोग ठंड में चाय का मजा लेते दिखे तो कुछ लोग रात में आइसक्रीम का आनंद उठाते नजर आए। पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। स्वेटर पहनकर घूमते फिरते इन लोगों को देखकर आपको सर्दियों के दिन याद आ गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये नवंबर दिसंबर की तस्वीरें होंगी, लेकिन जनाब जरा ठहरिए, ये तस्वीरें सर्दियों की नहीं बल्कि आग बरसती गर्मी की हैं। पूरे देश में जहां सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है, वहीं पश्चिम बंगाल के मशहूर हिल स्टेशन दार्जिलिंग में मौसम कूल बना हुआ है। तभी तो गर्मी के मारे सैलानी दार्जिलिंग पधार रहे हैं। बॉम्बे में टेम्परेचर तो अभी 40 डिग्री के आसपास और यहाँ तो हम ऐसे एकदम 14 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर में है और इतना डिसेंट क्लाइमेट है यहाँ का। यहाँ रह के हमको 2 दिन हो गया, अभी इतना मतलब अच्छा लग रहा है। The Darjeeling is great. I liked it. Sometimes दार्जिलिंग में वेदर ऐसा है, अभी धूप हो गया एंड अभी रेनी सीजन हो जाएगा, सो इसलिए आज का वेदर काफी ज्यादा अच्छा था। कोई मुंबई से आया है तो कोई कोलकाता से, कोई अकेले आया है तो कोई परिवार के साथ। मकसद शोले बरसते सूरज की तपिश से भागकर शबनम का लुत्फ उठाना है। देश के दूसरे इलाकों में जहां पारा 40 डिग्री के आसपास है, तो वहीं यहां तापमान महज 14 डिग्री के आसपास है। लिहाजा यहां पहुंचे सैलानी अभी भी स्वेटर और शॉल पहने नजर आ रहे हैं। ठंड के बावजूद रात को बाजार गुलजार है। इन गुलजार बाजारों में बड़ी संख्या में सैलानी सैर सपाटा करते दिख जाएंगे। कुछ लोग ठंड में कॉफी का मजा लेते दिख रहे हैं, तो कुछ सर्द रात में आइसक्रीम का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे तापमान और बढ़ेगा, वैसे वैसे सैलानियों की संख्या में भी इजाफा होने की उम्मीद है। वैसे तो यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है, लेकिन गर्मियों में यहाँ का मौसम और भी हसीन हो जाता है। यहाँ पहुँचे सैलानी भी हर पल का भरपूर लुत्फ उठा लेना चाहते हैं, क्योंकि जब वो अपने घर जाएंगे तो यहाँ की हसीन यादें ही उन्हें गर्मी में ठंड का एहसास कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कामयाबी की। महज 17 की उम्र में डी गुकेश ने इतिहास रच दिया है। गुकेश विश्वनाथ आनंद के बाद कैंडिडेट्स जीतने वाले दूसरे भारतीय तो बन गए हैं। अब उन्हें विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम करना है। डी गुकेश की ये कामयाबी कई लिहाज से बेहद अहम है। आपको बता दें कि डी गुकेश विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट्स मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इस जीत के साथ ही 17 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश भारत के टॉप चेस प्लेयर बन गए हैं। कैंडिडेट्स मैच जीतने के बाद गुकेश वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 8 पर पहुंच गए हैं। गुकेश पहली बार फीडे रेटिंग के टॉप 10 में शामिल हुए हैं। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन आनंद इस समय 9वें स्थान पर हैं। इसके अलावा शतरंज के इतिहास में 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड भी
इन्हीं के नाम है। आपको बता दें कि पिछले साल डी गुकेश ने हांगजो एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीता था और अब साल के अंत में वर्ल्ड चैंपियन के लिए मुकाबला होना है, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि गुकेश चीन के प्लेयर को पछाड़ देंगे। गुकेश की कामयाबी पर विश्वनाथन आनंद ने उन्हें बधाई दी और एक्स पर उन्होंने लिखा कि सबसे कम उम्र के चैलेंजर बनने के लिए गुकेश को बधाई। आपने जो किया है उस पर परिवार को बहुत गर्व है। This was obviously a very important game, and I was leading by half a point, so main plan was to not over push and just keep it under control and leave it to the others to try and catch me. And yeah, I think I followed the plan quite well, and yeah, things went my way. I mean, not consciously, but of course there's always this thought that, you know, such an important game, there's obviously pressure and obviously the goals are running in your mind, but I tried not to think about it and just focus on the game. I think I did my best. I got to know that I had made it from my father, and obviously it was a very beautiful moment. I mean, initially, after I got to know, I spent time with my father and my trainer, and then later I obviously spoke to my mom and some friends and my sponsors. It was a really pleasant time spent after the stressful 3 weeks. Sure, chess in India is booming, and it's great time for chess in India, and yeah, we are all doing well. This was obviously a huge achievement, winning the candidates, and I hope this brings more people to the game. And about how if I caught up with Prag during the tournament, not at all. I mean, this is a serious tournament. There's no room for friendship here, so. आज अर्थ डे है। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है और गुड न्यूज ये है कि युवा प्रकृति और पर्यावरण का महत्व समझ रहे हैं और ऐसी जीवन शैली को अपना रहे हैं जिससे प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। बीते दिनों ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज बढ़ रहा है। ऐसे में हम आपको एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटी की झलक दिखाते हैं जो हर वर्ग के यूजर्स को पसंद आ रही है। नब्बे के दशक का भरोसेमंद साथी लूना, उसी पुरानी लूना ने वापसी की है नए अंदाज। बस फर्क इतना है कि अब ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी बैटरी से चलने वाला स्कूटर। दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिनों तक ई व्हीकल का मेला लगा, जिसमें एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को शोकेस किया गया। लेकिन जिस व्हीकल ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा वो थी पुराने जमाने की लूना जैसी दिखने वाली ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये गाड़ी 4 घंटे की बैटरी चार्जिंग में 65 किलोमीटर चल सकती है और इसमें पैडल भी लगे हुए हैं ताकि कहीं बीच में बैटरी खत्म हो जाए तो आपको गाड़ी खींचनी न पड़े। हम लोग एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिजाइन बनाना चाह रहे थे और डिजाइन जब बनके तैयार हुआ तो तब से जिसने देखा और शायद हमें भी लगा कि थोड़ी ये लूना जैसी ही है, लेकिन बनाते वक्त हमने कभी सोचा नहीं था कि हम लूना को मतलब फिर संजीदा करने निकले हैं, ऐसा तो नहीं था। पर एक प्रैक्टिकल डिजाइन आई थिंक कहीं ना कहीं आपको उस तरफ ले जाता है। लूना के अलावा जिस इलेक्ट्रिक बाइक के सबसे ज्यादा चर्चे रहे वो ये सुपर बाइक है। बेहद शानदार दिखने वाली इस सुपर बाइक को बाइक के शौकीनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। बैटमैन की फिल्मों में ऐसी बाइक को देखा गया है, तो बॉलीवुड फिल्म गोलमाल में भी अजय देवगन ने ऐसी ही बाइक को चलाया है। अब ये बाइक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गई है तो जाहिर है सबसे पहले आपके जहन में यही आएगा कि इसकी कीमत क्या है।
तो इस शानदार बाइक के मालिक बनने के लिए आपको खर्च करने होंगे 1 लाख रुपए। भारत में ईवी स्कूटरों और बाइकों की मार्केट तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कंपनियां ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं, जो बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी बिल्कुल मुफीद है। ₹45,000 इसकी कीमत है। प्राइस भी बहुत चौंकाने वाली है, पुराना फील भी आपको देगी, आपके दादाजी की शायद यादों में भी लेकर चली जाए, और सबसे बड़ी बात कि फिटनेस में भी आपको ये हेल्प करेगी। आप जब तक चाहे इसमें पेडल मारिए, उसके बाद आप चाहे तो इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। एक ये बिल्कुल अनोखी नई चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि जनता यहाँ आकर इसे खरीद भी सकती है। कैमरामैन कृपाल के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। वही दिल्ली एनसीआर में खासतौर से गर्मी अपनी बाहें फैला रही है, मगर मौसम कुछ सुहावना भी है, तो ठंडी हवा के साथ गर्मी मिलजुल कर लुभा भी रही है। लेकिन देश के दूसरे इलाकों में रहने वाले लोग गर्मी में खास करके ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी हीट वेव की बारी है। और देखिए, ये मौसम की आंख मिचोली अभी कुछ दिन ऐसे ही चलेगी, इसलिए गर्म मौसम में नरम तेवर ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। लेकिन वो मौसम ही क्या जो अपना रूप ना दिखाए, तो गर्मी भी आ जाए हम भी तैयार हैं। वाह वाह, तो भाई हम तो यही कहेंगे कि हम तैयार हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गर्मी गर्मी को मारती, इसलिए हमारी चाय हमेशा रेडी रहती है। तो चाय पर चर्चा भी हमेशा रेडी रहेगी। कल शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी अच्छी खबरों के साथ।